Hello everyone, welcome back to your own channel, The Dhruv Gulati Show। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो नाम से आपको समझ आ गया होगा कि कुछ रियल एस्टेट की बात होने वाली है, मगर अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि यार रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो शायद बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, यानी बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि हम आज तक हमने यही सुना है ना कि अगर अपना घर चाहिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं अगर आपको अपना घर चाहिए। मगर आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसमें आप केवल 400 या 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रियल एस्टेट में ही होगा वो इन्वेस्टमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ योर ओन चैनल, द ध्रुव गुलाटी शो। तो जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना REITs, सबसे पहले समझते हैं कि REITs होता क्या है। तो गाइस REITs को आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा सबका सपना होता है कि हमारा पास अपना एक घर हो, यानी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। मगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें चाहिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल, लाखों में करोड़ों में चाहिए होता है। पॉश लोकेलिटीज़ या बहुत अच्छी सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मगर जो हम REITs की बात करने वाले हैं उससे आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, 400 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार 400 रुपये से इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, वो भी रियल एस्टेट में। तो दोस्तों जो REITs होता है ना वो होती है एक ट्रस्ट होता है, जैसे कि इसको हम समझते हैं म्यूचुअल फंड से। अब म्यूचुअल फंड्स कैसा होता है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, सपोज़ हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है कि हमें किस स्टॉक में पैसे लगाना है, हम कैसे, यार इतनी सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में तो किस कंपनी को चूज़ करें, किस कंपनी में पैसे लगाएं, हमें उसकी नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है, जो कि वो फंड को मैनेज करेगा, हम अगर 500 रुपये भी लगाते हैं तो ऐसे हमारे से कहीं लाखों इन्वेस्टर अगर 500 रुपये उसमें इन्वेस्ट करें तो जो वो इन्वेस्टर है ना जो मैनेज कर रहा है उसके पास आ जाएंगे करोड़ों रुपए। अब वो उन करोड़ों रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो रिटर्न मिलेगा वो हमसे साथ शेयर होता है, जो कि हमारी जो हमने यूनिट्स खरीदी होती है म्यूचुअल फंड्स की, उसका कैपिटल अप्रिशिएट हो जाता है तो हमें उससे कुछ बेनिफिट मिलता है, स्टॉक्स के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, उससे बेनिफिट्स होता है। लेकिन अब इसमें सवाल ये आता है कि हमें तो नॉलेज नहीं है, इसलिए हमने उसमें किया ना इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में। तो सेम गोज़ विद REITs। हमें रियल एस्टेट की इतनी नॉलेज नहीं है कि यार कहाँ पे घर खरीदना है, कौन सी लोकेलिटी में घर खरीदना है, और मेजर जो इसका बात है वो तो ये है कि हमारे पास इतना कैपिटल भी होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और हमें नॉलेज भी नहीं है कि किस लोकेलिटी में घर खरीदना है। चलो एक बार हमने घर खरीद भी लिया तो अब सवाल आता है कि हमें तो रेंटल यील्ड चाहिए, हमें तो रेंटल इनकम चाहिए। तो रेंटल इनकम अगर हमें चाहिए तो उसके लिए किराएदार ढूंढना और भी बहुत कुछ लीगल वर्क्स होते हैं, टैक्सेस फाइल करना, तो हमें इन सब झंझट में नहीं पड़ना। तो इसी का ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रस्ट होती है, हम उसको अपना पैसा देते हैं। तो जो वो ट्रस्ट है ना वो ऐसे ही हमारे जैसे कई सारे इन्वेस्टर जो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे और जो ट्रस्ट है उसके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो अब वो उस कैपिटल से एक जो कमर्शियल बिल्डिंग होगी ना, मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन पर कुछ लॉज लगाए हुए हैं कि जो REITs है वो अपना मेजॉरिटी 80% जो होगा ना, इनकी जो भी इनको कैपिटल मिला होगा तो उसका 80% इन्हें कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे मॉल्स हो गई और भी अपार्टमेंट्स टाइप कमर्शियल जो होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा 80%। वो भी ऐसा नहीं हो कि अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया। जो बिल्डिंग्स पहले से तैयार हैं, जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स पहले से तैयार हैं, वहाँ पर REITs अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इसमें उसके बाद दूसरा जो रेंटल इनकम की बात है वो सब REITs जो ट्रस्ट मैनेजर्स होते हैं वही हैंडल करते हैं, वही सब देखते हैं कि महीने का जो रेंट है वो सही से आ रहा है, या लीगल वर्क जितना भी होता है, रजिस्ट्री वगैरह, वो सब उसमें होता है। तो REITs से हम क्या कह सकते हैं कि हम रियल एस्टेट भी खरीद रहे हैं, बट इसमें जो हम एक और चीज़ कह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट तो खरीद रहे हैं मगर हम विदाउट ओनिंग अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, मतलब हमारे पास फिज़िकल पीस ऑफ लैंड नहीं है। विदाउट ओनिंग अ फिज़िकल पीस ऑफ लैंड हमारे पास हमारी एक तरीके की हिस्सेदारी, ओनरशिप है उस रियल एस्टेट में। इससे क्या होगा कि मान लीजिए हमने रियल एस्टेट को डिजिटल कर दिया, अब हमारे पास उस जो लैंड
जो हम इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें हमारी हिस्सेदारी भी है, हमारी ओनरशिप है, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है, मगर विदाउट ओनिंग अ फिजिकल पीस ऑफ लैंड, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि यार अगर हमें इसमें इन्वेस्ट ही करना है तो ऐसे तो कई सारी कंपनीज़ हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी हैं, हम उनके शेयर ही खरीद लें, वो भी तो प्रॉपर्टीज़ में करें, उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो भी हमारा पैसा बढ़ जाएगा, तो हम REITs ही क्यों ख़रीदें। तो गाइज़ ये काफ़ी एक अच्छा सवाल है, लेजिट क्वेश्चन है, बट इसमें जो REITs हमें एडवांटेज देता है ना वो ये है कि जो REITs है ना, जो इनके ट्रस्ट मैनेजर्स हैं, वो खाली उसी प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं जो कि कमर्शियल है और वो ऑलरेडी बन के तैयार है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका आपने रियल एस्टेट कंपनी है, आपने उसका शेयर ख़रीदा, उसने कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया वो सारा, और वो प्रोजेक्ट 2 साल में तैयार होना था, मगर वो प्रोजेक्ट 15 साल तक भी तैयार नहीं हुआ, तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा ही नहीं, कैपिटल अप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं उस केस में। लेकिन अगर उसने पैसे लगाया और सपोज़ कंपनी को लॉस हुआ तो उसका शेयर वैल्यू डाउन होगा वहीं पर ही, या उस कंपनी ने जो भी उसको पैसा मिला उसने री इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी ने वो सारा पैसा री इन्वेस्ट कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि जब उस कंपनी ने सारा पैसा री इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा ही नहीं ना। अगर जो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो वापस री इन्वेस्ट कर रही है, तो आपकी कैपिटल तो वहीं की वहीं रुकी हुई है, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन उस केस में कैसे होगा। तो दूसरी तरफ वही जो REITs हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कमर्शियल उसमें पैसे लगाते हैं, और ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स तैयार हैं, मॉल्स वगैरह जो भी तैयार है ना, ये वहाँ पर पैसे लगाते हैं। तो इसमें जो चीज़ ऑलरेडी रेंट पर है, शॉप्स वगैरह, कमर्शियल शॉप्स वगैरह, तो ये उस प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें जो पहले से ऑलरेडी रेंटल इनकम आ रही होती है, तो इसमें आपको अलग से किराएदार ढूंढने की झंझट और ये कुछ भी नहीं। और वैसे भी हम इन्वेस्टर्स को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने पैसे देने हैं, बाकी सब जो वो ट्रस्ट है वही हैंडल करता है, इसमें हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला सवाल जो आता है कि यार REITs में हम पैसा लगा तो दें, मगर वही एक सवाल कि यार अभी तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है ना, पता नहीं चले या ना चले। तो गाइस इसमें जो श्योरिटी है ना वो ये है कि ये जो इतना भी होता है ये सेबी रजिस्टर्ड होता है, तो इसमें भी कोई ऐसा फ्रॉड का चक्कर नहीं रहता, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हुआ कि मैं आज शुरू कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो अच्छा ध्रुव गुलाटी ने अपना एक REIT निकाल दिया, अब आप सब इन्वेस्टर्स मेरे ट्रस्ट में पैसा डालो, मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। इसमें जितने भी REITs, जितनी भी ट्रस्ट है ना, वो सारी सेबी रजिस्टर्ड हैं, और सेबी रजिस्टर्ड है तो उसमें श्योरिटी की तो बात ही नहीं होती। और सपोज़ एक और जो इसका बेनिफिट होगा रियल एस्टेट के ऊपर, जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो इसका बेनिफिट होगा वो ये होगा कि रियल एस्टेट इज़ समटाइम्स इललिक्विड। यानी अगर आपको पैसा चाहिए, रियल एस्टेट, आपके पास एक रियल एस्टेट है, पीस ऑफ लैंड है, सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए सेलर ढूंढने में लगेगा टाइम। वहीं उसके बाद एक बार सेलर मिल गया तो और ज़्यादा लीगल काम होते हैं वो कराने पड़ेंगे, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आप तक कैपिटल आएगा। उसमें भी काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं बीच में, टैक्सेस वगैरह का। तो उसके बाद जब एक बार रियल एस्टेट बिक जाए, ये बहुत एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वही दूसरी तरफ जो REITs हैं, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है, तो ये मार्केट पर डेली बेसिस पर आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। आप अपने डीमेट अकाउंट, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप खुलवा लीजिए, और आप अपने डीमेट अकाउंट से इसमें क्या कहते हैं डेली बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको सेल करना है अपना REIT, आपको अपना REIT बाय करना है किसी ट्रस्ट का, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही कम कैपिटल, 400-500 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया। यानी 400-500 रुपये में आप एक 18 साल का लड़का, एक 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का लड़का रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं है मगर डिजिटल मेथड आप कह सकते हैं इसे। और डिजिटल मेथड के थ्रू आप अपना कैपिटल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हैं। तो REITs में अगर और जो एक और बेनिफिट अगर मैं बताना चाहूँ ना REITs का ओवर ट्रेडिशनल रियल एस्टेट, देखिए ट्रेडिशनल रियल एस्टेट अपने आप में यार एक बहुत बड़ी बात है, क्यों हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए आई थिंक। लेकिन वो तब होगा जब आपके पास एक पॉइंट तक उतनी कैपिटल आ जाए जिससे आप कोई जगह लैंड या फ्लैट कुछ भी ख़रीद सकते हैं, यानी लाखों में, करोड़ों में। मगर REITs जो है, आप उसमें अगर 18 साल के, 20 साल के हैं, कम कैपिटल है आपके पास, तो आप उसमें भी एक तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो एक और बेनिफिट है, जब आप एक
जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं तो आपको ये नहीं पता यार, पहले तो लोकेलिटी ढूंढो कि हम किस लोकेलिटी में ख़रीदें जो कि जहाँ आगे जाके रेट बढ़ सकें उस लोकेलिटी के। दूसरा, अगर आपको रेंट पे देना है तो उसके लिए किराएदार ढूंढना, फिर लीगल वर्क और ये सब। मगर इसमें जो एक वो है ना कि आप अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। यानी मैंने कुछ प्रॉपर्टी चेन्नई में ख़रीद ली, कुछ दिल्ली में, कुछ गुरुग्राम में और कुछ बॉम्बे में। मगर वहीं जो REITs है ना, इसमें जब आप एक फ़ंड को अपना थोड़ा सा भी पैसा देते हैं, और हमारे जैसे कई इन्वेस्टर्स ने पैसा दे रखा है, तो इसमें क्या करती हैं वो फ़ंड अलग अलग जगह जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ख़रीदती हैं और आपकी उसमें ओनरशिप हो जाती है, जिसमें आप फिज़िकली तो पीस ऑफ लैंड ओन नहीं करते, मगर जो उसका फ़ंड है उसकी आप यूनिट्स कुछ ओन कर देते हैं, जिसमें आपको दो तरीके से प्रॉफिट होता है। एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरी रेंटल इनकम, यानी एक तरीके से जिसे हम स्टॉक मार्केट में डिविडेंड्स भी कहते हैं, कि जो कि क्वार्टरली या ईयरली पे आउट्स होते हैं, उसके थ्रू आपका जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है और प्रॉफिट आप तक पहुंच जाता है। और इसमें क्योंकि हर जगह जो REITs की जो कमर्शियल वो है, तो वो हो सकता है बॉम्बे में भी ख़रीद ले, चेन्नई में भी ख़रीद ले, दिल्ली में भी ख़रीद ले, और ऐसी टॉप लोकेलिटीज़ में ख़रीदते हैं जिनके वो REITs के मैनेजर हैं, वो डिसाइड करते हैं और हमें कुछ नहीं करना होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा REITs क्या है। और बाकी मैं कोई इसमें वो नहीं दे रहा आपको कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, मतलब इन्वेस्टमेंट वो नहीं कह रहा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही करना है। मेरा वो मेन मोटिव था बस ये कॉन्सेप्ट समझाना। आई होप आपको REITs का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और बाकी आप खुद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।